फिर आते हैं आरएनए वर्ल्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे. From foregoing discussion, and immediate question becomes evident, which is the first genetic material. So एक question आता है कि कौन सा जो है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है. इट शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन, बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड पॉइंट्स. सो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. आरएनए जो है वो पहला जेनेटिक मटेरियल है. There is now enough evidence to suggest that essential life processes. सो अभी तक जो है काफ़ी सारे एविडेंस आ गए जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा, इवॉल्व अराउंड आरएनए. सो ये जो एसेंशियल प्रोसेस है ये आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुई है. ठीक है. आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट. ये सबका काम करता था जेनेटिक मटेरियल की तरह और कैटलिस्ट का भी. देयर आर सम इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम्स that are catalyzed by RNA catalysis and are not by protein enzymes. मतलब प्रोटीन से भी पहले आरएनए आया है, क्योंकि देखो ये जो कैटालिसिस की जो रिएक्शन है वो आरएनए करता था पहले टाइम पे, प्रोटीन से भी पहले. बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल. अब आरएनए जो है उस टाइम पीरियड के लिए तो आरएनए चल गया, लेकिन जैसे जैसे लाइफ भी इवॉल्व होती गई वैसे वैसे आरएनए जो है काफ़ी रिएक्टिव और अनस्टेबल था, इसलिए उसको कैटलिस्ट के जगह से भी हटा दिया गया और प्रोटीन को एज अ कैटलिस्ट रखा गया. Therefore, DNA has evolved from RNA. DNA जो है RNA से evolved हुआ है with chemical modifications that make it more stable. So DNA being double-stranded and having complementarity strand further resist changes by evolving a process of repair. जो कि RNA single-stranded होता है ज़्यादातर, इसलिए उसमें स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है, लेकिन DNA जो डबल स्ट्रैंड बना उसकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छे से है. ओके, फिर आते हैं रेप्लिकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंट्रल डोग्मा वाले प्रोसेस स्टार्ट हो गई है. रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. सो पढ़ेंगे रेप्लिकेशन. While proposing the double helical structure for DNA, Watson and Crick has immediately proposed a scheme for replication. जैसे ही उन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया वैसे ही उन्होंने रेप्लिकेशन पर जो है कुछ स्कीम प्रपोज की. To quote their original statement, that is as follows: it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material. अब ये वाटसन और क्रिक भाई साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये चीज़ हमारे ध्यान से निकली नहीं कि जैसे ही हमने स्पेसिफिक पेयरिंग की बात करी इस स्ट्रक्चर में, डीएनए के स्ट्रक्चर में, तो इमीडिएटली एक चीज़ जो है हमको सजेस्ट की कि किस तरह से ये कॉपी होता है, इसका मैकेनिज्म किस तरह से जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होने का. ये देखो, ये इस तरह से इसका मैकेनिज्म है. इस पिक्चर में कितना क्लियरली शो किया है. ये जो एक स्ट्रैंड है ये गई इधर, फिर दूसरी स्ट्रैंड इधर गई और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनी. ये वाली स्ट्रैंड ये अपनी पेरेंट स्ट्रैंड है और उसकी दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनी. फिर ये रही पेरेंट स्ट्रैंड, फिर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड. तो ये उन्होंने इनके ध्यान में आ गया तुरंत ही. द स्कीम सजेस्ट दैट द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट एंड एक्ट एज. सो ये स्कीम ये बताती है कि जो दो स्ट्रैंड्स है वो सेपरेट हो जाएंगी और एक्ट करेगी एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसाइज ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. After the completion of replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. जैसे ही डुप्लीकेशन हो जाएगा तो हर एक डीएनए मॉलिक्यूल के पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगी और एक डुप्लीकेट स्ट्रैंड होगी. दिस स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. इसे क्या बोला गया, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन बोला गया. ठीक है. दी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. अब इसका भी तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए. So it is now proven that DNA replicates semi-conservatively. It was shown first in Escherichia coli. अब इसको भी जो Escherichia coli में देखा गया था and subsequently in higher organisms में भी देखा गया था, such as plants and human cells. So कौन थे वो? Matthew Michelson and Franklin Stahl performed the following experiment in 1958. Michelson and Stahl दोनों ने ये किया, परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट. सो दे ग्रू एस्केरेशिया कोलाई इन मीडियम कंटेनिंग NH415 NH4Cl15. N15 जो एक हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का.
ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये एक हैवी आइसोटोप है। ओके, रेडियो एक्टिव अलग होता है, हैवी अलग होता है। As one of nitrogen source for many generations, the result was that N15 was incorporated into newly synthesized DNA. सो N15 जो है वो इनकॉर्पोरेट हुआ था न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के अंदर, एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. So this heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in cesium chloride. अब इसको किस तरह से, ये जो हेवी आइसोटॉप है, इसको दूसरे जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स है उससे किस तरह से डिस्टिंग्विश किया गया, उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया उसको सीजियम क्लोराइड के साथ, सीजियम क्लोराइड के साथ उसको सेंट्रीफ्यूज किया, जो कि एक डेंसिटी ग्रेडियंट है. So please note that N15 is not radioactive isotope and it can be separated from N14 only on densities. So N15 की डेंसिटी ज़्यादा थी इसलिए वो नीचे बैठ गया, N14 की डेंसिटी कम थी इसलिए वो ऊपर था. When they transferred the cells into a medium with normal NH4Cl and took samples at various definite time intervals as the cell multiplied and extracted the DNA that remained as double-stranded helix. The various samples were separated independently on CSL gradients to measure the densities of DNA. अब इसको हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू, जो जितना भी लिखा हुआ था इसको इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ठीक है, उसने क्या किया, एक डीएनए लिया, डीएनए नहीं मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, फिर उस ई कोलाई बैक्टीरिया को उसने ग्रो करवाया. किस में ग्रो करवाया, मीडियम कंटेनिंग, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देती हूँ. सो ये देखो ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, इसको ग्रो करवाया, मीडियम कंटेनिंग NH4Cl जो कि था 15 वाला आइसोटोप था, वो ग्रो किया. तो अब ये जो ये जो नाइट्रोजन जो है, ये वाला N15 वाला जो नाइट्रोजन है, जो कि पता है डीएनए में नाइट्रोजिनस बेसिस होता है तो नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो N15 वाला नाइट्रोजन जो है वो चला गया डीएनए के नाइट्रोजिनस बेसिस के अंदर. तो जो ये डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड्स थे वो क्या थे, हैवी आइसोटॉप वाले थे, इसलिए ये जो है N15 वाले थे. फिर उसके बाद क्या किया, इसको डबल किया, मतलब उसको ग्रो होने दिया. तो वो जब डबल हुआ, सेल डिवीजन हुआ, एक ई कोलाई से जब 2 ई कोलाई बने, 20 मिनट के बाद जब 2 ई कोलाई बने तो डीएनए कंटेंट भी ऑब्वियसली डबल हो गया होगा. फिर उसके बाद उसने देखा कि एक हाइब्रिड सिस्टम आया. ये जब ग्रो किया, ये था N15 वाला एनवायरनमेंट. फिर उसके बाद N15 वाले एनवायरनमेंट से निकाल के उसको N14 वाले एनवायरनमेंट में ग्रो किया. ठीक है, जिसमें N14 नाइट्रोजन था उस वाले एनवायरनमेंट में उसको ग्रो किया. फिर से जब उसको ग्रो किया तब वो N14 वाले एनवायरनमेंट में ग्रो किया. तो जब उसको N14 वाले एनवायरनमेंट पे आगे ग्रो किया और फिर सेल जब डिवाइड हुआ, तब उसने देखा कि जो एक स्ट्रैंड था उसमें N15 वाला नाइट्रोजन था और जो दूसरा स्ट्रैंड था उसमें N14 वाला नाइट्रोजन था. फिर उसको आगे और डबल होने दी जनरेशन. जब जनरेशन और डबल हुई तब उसके बाद जो पता चला कि जो 2 हाइब्रिड स्ट्रैंड्स बने थे वो तो हाइब्रिड थे ही थे, उसके साथ जो और 2 न्यूली सिंथेसाइज जो स्ट्रैंड्स बने थे उसमें सिर्फ N14 वाला डीएनए था. तब जब उसका ग्रेडियंट लिया गया सीजियम क्लोराइड के ऊपर, जब उसका ग्रेडियंट लिया गया तो N15 जो हैवी आइसोटॉप होने की वजह से वो नीचे आया, जो ट्यूब में नीचे आया, और इससे ये पता चला कि N15 वाला नाइट्रोजन है. फिर उसके बाद ये हाइब्रिड आया. हाइब्रिड मतलब N15 और N14 दोनों नाइट्रोजन है तो ये बीच में आया. ठीक, उसके बाद जब उसका ये सेकेंड जनरेशन आई तो सेकेंड जनरेशन में 4 पेयर बने, जिसमें 2 बैंड्स शो हुई कि एक हाइब्रिड वाला था. ठीक है, तो इसकी वजह से हाइब्रिड वाला नीचे आया, और एक N14 वाला था जिसमें सिर्फ 14 वाला था तो ये ऊपर साइड आया. अब ये कैसे हुआ होगा, लेट मी शो यू. देखो, ये एक स्ट्रैंड लेते हैं, मान के चलो ये N15 वाला है, ये N14 वाला है, राइट. ठीक, उसके बाद ये गया, ये जब गया तब ये बना. वेट, आई एम सॉरी. देखो, उसने लिया, ये काम करते हैं, इसको ऐसे ही करते हैं. ठीक,
ये जो था N15 वाला, फिर N15 वाला आगे बढ़ा तो ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड दो अलग हो गए, ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए ना, ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये एक स्ट्रैंड हो गया, दो स्ट्रैंड अलग हो गए, ठीक। फिर ये था N14 वाला स्ट्रैंड, ये था N15, ये था N14, ये N15, ये है N14, ओके डन। फिर उसको, फिर इसको भी आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया, एक तो इस तरह से 4 जनरेशन्स आई। तो इस तरह से इसको जब तुम आगे करते जाओगे, इसको घर पे एक बार ट्राई करना, ऐसी 1-2 जनरेशन्स ऐसे बना के देखना, फिर वो आ जाएगा अच्छे से। Thus the DNA that was extracted, So thus the DNA that was extracted from the culture one generation after transfer from N14 to N15 medium, that is after 20 minutes, E. coli divides in 20 minutes, had a hybrid या फिर intermediate density थी। DNA extracted from the culture after another generation, जो कि 40 minutes में था, was composed of equal amounts of this hybrid, equal amount था hybrid DNA का और light DNA, ठीक। जो heavy था, heavy isotope वाला वो heavy DNA, जो light isotope वाला वो light DNA, और जो बीच में था वो hybrid। So if E. coli was allowed to grow for 80 minutes, then what would be the proportions of light and hybrid densities? ये इसका आंसर बताना मुझे। Very similar experiments involving use of radioactive thymidine to detect a distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed. फिर उसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें रेडियो एक्टिव थाइमिडीन डाला गया था, सेम ऐसे ही था, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के chromosomes में was performed on Vishya Feba, that is Feba beans, by Tyler and colleagues in 1958. This experiments prove that DNA in chromosomes, DNA जो है chromosomes में also replicate semi-conservatively, मतलब plants में भी semi-conservative होता है, bacteria में भी होता है, और humans में भी होता है, animals में भी होता है, सब में होता है। The machinery and the enzymes, अब DNA replication की क्या मशीनरी है और क्या एंजाइम्स यूज होते हैं, ओके। So in living cells such as E. coli, the process of replication requires a set of catalyst enzymes. अभी यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स का ही रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे सर। So in living cells such as E. coli, the process of replication जो है requires a set of catalyst का सेट चाहिए रहता है, जिन्हें एंजाइम्स बोलते हैं। The main enzyme is referred to as DNA dependent DNA polymerase. तो इसमें जो सबसे मेन एंजाइम होता है वो होता है DNA dependent DNA polymerase होता है। Since it uses DNA template, मतलब वो DNA को टेम्पलेट करके, मतलब DNA के बेस पेयर्स को पढ़ करके दूसरा DNA बनेगा। To catalyze the polymerization of deoxynucleotides. These enzymes are highly efficient. बहुत efficient enzymes होते हैं, as they have to catalyze polymerization. उनको क्या करना रहता है? Polymerization करना होता है। It means polymer form करना होता है। जैसे कि पॉलीमर मतलब टुकड़े 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 जोड़ करके एक लंबा चेन बनाना होता है, इसलिए बहुत इफिशियंट होते हैं और इनका वर्किंग बहुत फास्ट होता है। बहुत कम टाइम में काफ़ी सारे बेस पेयर्स को ये जोड़ जोड़ के पूरा डीएनए बना देते हैं। और फिर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने रहते हैं बहुत शॉर्ट टाइम में। ई कोलाई हैज़ ओनली, इसके पास कितने रहता है? 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स रहता है। ह्यूमन के कंपेयर में तो बहुत कम है। सो कंप्लीट्स दी प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 80 मिनट्स। सिर्फ 18 मिनटों में रेप्लिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर देता है वो। तो तुम सोचो इतने सारे बेस पेयर्स वो कितना जल्दी जल्दी ऐड करता होगा। This means the average rate of polymerization has to be approximately 2000 base pair per second. एवरेज रेट जो रहता है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होता है, मतलब एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर ऐड करता है वो। नॉट ओनली डू दिस पॉलीमरेजेस हैव टू बी फास्ट, बट दे ऑल्सो हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। उनको ये जो रिएक्शन है ना बहुत एक्यूरेटली करनी पड़ती है। अगर एक बेस पेयर भी गलत हो गया तो भी क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो एनी मिस्टेक ड्यूरिंग रेप्लिकेशन वुड रिजल्ट इनटू म्यूटेशंस। फर्दरमोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव, एनर्जी भी खर्च होती है, इसलिए सो एनर्जेटिकली जो रेप्लिकेशन रहता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। सो डीऑक्सी
deoxyribonucleoside triphosphates serve dual purpose. तो जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो रहते हैं वो दोनों काम करते हैं. इन एडिशन टू एक्टिंग एज सबस्ट्रेट का काम करेगा. दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन का काम करेगा. रिएक्शन एंड टू टर्मिनल फॉस्फेट्स इन डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स आर हाई एनर्जी फॉस्फेट्स, सेम एज इन केस ऑफ एटीपी. क्या होता है वो? टीएनटीपीज. क्या है ये? नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं जो ऐड होते हैं. जैसे कि ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है ये, ठीक. इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर से ये ATGC इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी तो ऐड करने पड़ेंगे. तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो ऐड किए जाते हैं वो ये डीएनटीपीज होते हैं. ये क्या करते हैं? एटीपी का भी काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड भी करते हैं और सबस्ट्रेट का काम भी करते हैं. मतलब ये ऐड होते हैं. पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है उसको हम लिखेंगे पॉलीमरेज. इनको ऐड करवाता है इसके ऊपर. ए के सामने टी लगा देगा, टी के सामने ए लगा देगा, जी के सामने सी लगा देगा, सी के सामने जी लगा देगा, फिर टी, फिर ए, फिर सी, फिर जी, फिर टी, फिर ए, इस तरह से. ठीक है. इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सो एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, many additional enzymes are required to complete the process. इसके अलावा भी पॉलीमरेज के अलावा भी और भी एंजाइम चाहिए रहते हैं जो कि क्या है, इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके. ऑफ रेप्लिकेशन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फॉर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स. जो लंबे डीएनए मॉलिक्यूल्स रहते हैं, सिंस द 2 strands ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट. अब क्या है, एक लंबा सा स्ट्रैंड है डीएनए का, उसको हम पूरी लेंथ में उसको सेपरेट नहीं कर सकते. और अगर मान के चलो सेपरेट कर भी दिया, अगर बाद में वो नहीं जुड़ा तो द रेप्लिकेशन अकर्स विद इन द स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स रिफर टू एज रेप्लिकेशन फोर्क. फिर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, उसे रेप्लिकेशन फोर्क बोला जाता है. The DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction. So जो DNA dependent DNA polymerase होता है वो कैटेलाइज करेगा पॉलीमराइजेशन को सिर्फ एक डायरेक्शन में, that is 5' to 3'. This creates some additional complications, जिसकी वजह से complications होते हैं. कैसे? At the replication fork. So हम उसको आगे देखेंगे कैसे वो complications होते हैं. कंसिक्वेंटली जो है वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 3:5, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी 3 से 5 है, दी रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस. इस जगह पे रेप्लिकेशन कंटिन्यूस होगा. वाइल ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हैंड पे एक टेम्पलेट जिसकी पोलैरिटी 5 to 3 है, उसमें डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होगा. ठीक है. दिस डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर लेटर जॉइंट बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज. तो डीएनए लाइगेज इसको जॉइंट कर देता है. सो द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस. अब डीएनए पॉलीमरेज जो है खुद से वो प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकते. सो ऑल्सो द रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली. अब वो जो रैंडमली कहीं भी इनिशिएट नहीं हो सकता किसी भी जगह पर, तो उसको इनिशिएट करने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है. सो देयर इज़ अ डिफाइनेट रीजन. से डिफाइनेट रीजन होता है ई कोलाई डीएनए के अंदर वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट्स. तो इस रीजन को बोला जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए इज needed to be propagated during recombinant DNA procedures requires a vector. इसीलिए जब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तब हमें वेक्टर चाहिए होता है, क्योंकि उस वेक्टर के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वहीं से तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. फर्दर नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल. इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज. सो यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कब होगा? एस फेज में होगा. यूकैरियोट्स के प्रोकैरियोट्स ऑफ दी सेल साइकिल. द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन. अब इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और सेल डिवीजन साइकिल जो है
शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड. अ फेल्यूर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन. सो एक फेल्यूर होना सेल डिवीजन में आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी में रिजल्ट करता है, जो कि क्रोमोसोमल एनोमली है. यू विल लर्न. ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे. देखो, जैसे कि डीएनए डबल हो गया पर सेल डिवीजन नहीं हुआ, तो मतलब एक ही सेल में डबल डीएनए होगा, तो वो तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाएगी. ट्रांसक्रिप्शन, ओ मुझे लगा इसमें और आगे है, बट चलो कोई नहीं. देखो, ये रहा डीएनए. ये डीएनए के, ये जो है डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, 1 स्ट्रैंड 2 स्ट्रैंड. ओके, सो ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं. ठीक, फिर पॉलीमरेज एंजाइम जो है, वाया पॉलीमरेज एंजाइम, इधर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसके ऊपर वो जुड़ा. ठीक है, इसने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट किया इस डायरेक्शन में. इस डायरेक्शन में आगे गया और न्यूक्लियोटाइड्स वो ऐड करता हुआ गया. ठीक है, क्योंकि 3 to 5 डायरेक्शन है, तो 5 to 3 में वो ऐड करता हुआ गया. फिर इधर उसने क्या किया, इधर, अब वो इधर तो नहीं जुड़ सकता, उसको जुड़ना तो इधर ही है, तो वो पहले इधर जुड़ा. ठीक है, सुनो मेरी बात. अब वो किस में करता है, 5' to 3'. ओके, इधर जुड़ा. ठीक, ओके वेट. हाँ, इधर जाकर जुड़ा, फिर उसने इधर ट्रांसक्राइब किया. फिर वो भागता भागता इधर गया, इधर जुड़ा, फिर इधर ट्रांसक्राइब किया. फिर भागता भागता इधर गया, इधर जुड़ा, फिर इधर ट्रांसक्राइब किया. क्योंकि उसकी पोलैरिटी क्या है, 5 to 3. अब जो कि ये 5 to 3 है, तो वो ऐसे तो नहीं जा सकता. फिर ऐसे में इधर 5 बनेगा, इधर 3 बनेगा, इधर भी 5, इधर भी 3 है, तो वो कैसे जाएगा, इधर से ऐसा जाएगा, इधर से ऐसा जाएगा. ठीक है, जो कि वो जुड़ता किधर है, इस एंड पे जुड़ता है. 5' एंड पे जुड़ता है, 3' एंड पे नहीं जुड़ता है. एक्चुअली खुला तो यही एंड है ना, तो उसने यहाँ जुड़ना चाहिए, तो वो थोड़ा ऊपर साइड जुड़ेगा. फिर वहां से वो आगे जाएगा. ठीक है, फिर और ऊपर साइड जुड़ेगा, फिर आगे जाएगा, फिर और ऊपर साइड आगे जुड़ेगा. तो ये क्या बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड. वेट, सो ये होता है लीडिंग स्ट्रैंड, और ये होता है लैगिंग स्ट्रैंड. और इसके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स. फिर उसको कौन जोड़ता है, डीएनए लाइगेज इनको जोड़ता है. ओके, ठीक है, अब पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन. The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. अब DNA के जो बेसिस है उनको RNA में कॉपी करना, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन. So here also the principle of complementarity governs the process of transcription. यहाँ पे भी complementarity होती है ट्रांसक्रिप्शन में. ठीक, so except the adenosine complements नाउ फॉर्म्स बेस पेयर विथ यूरेसिल. अब यहाँ पे ए जो है, ए यू के साथ बेस पेयर करेगा. ए जो है यू के साथ बेस पेयर करेगा. डीएनए में क्या करता था, ए टी के साथ बेस पेयर करता था, नहीं, लेकिन अब ए यू के साथ करेगा क्योंकि ये आरएनए है. सो हाउएवर, अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन which once set in the total DNA of an organism gets duplicated. In transcription, only a segment of DNA and only one strand is copied into RNA. So एक DNA है, ये रहा लंबा सा DNA. सो इसका एक सेगमेंट, सिर्फ इतना मान के चलो, इतना सेगमेंट ही वो क्या होगा, ट्रांसक्राइब होगा. और ये जो बनेगा, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब सिर्फ ऊपर वाली स्ट्रैंड ही उसकी ट्रांसक्राइब होगी, नीचे वाली नहीं होगी. ये जो नीचे जो बना है उसका कॉम्प्लीमेंट्री वो क्या होगा, mRNA बनेगा. ठीक, this necessitates defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. Okay, so why both the strands are not copied during transcription has the simple answer. अगर दोनों strands कॉपी हो जाएगी तो 2 प्रोटीन्स बनेंगे.
जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक प्रोटीन चाहिए, एक प्रोटीन एक प्रोसेस के लिए काफ़ी है। First, if both strands act as template, they would code for RNA molecule with different sequences. ठीक है, RNA molecule होगा with different sequences. That is, remember, complementarity does not mean identical. And in turn, if they code for proteins, the sequence of amino acids in the proteins would be different. प्रोटीन्स में अमीनो एसिड की सीक्वेंस डिफरेंट होंगी, मतलब प्रोटीन जो है वो एक काम के लिए बनेगा लेकिन दो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। हैंस वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स, दो अलग तरह के प्रोटीन्स बनेंगे। एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। सो सेकेंड, the two RNA molecules, if produced simultaneously, would be complementary to each other, hence would form a double-stranded RNA. हो अगर ऐसा हुआ कि जो दोनों RNA जो बने वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के लिए, तो अगर एक साथ बने तो वो खुद से ही वो बॉन्ड कर लेंगे और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे। दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन एंड द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फ्यूटाइल वन। ठीक, फिर आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। A transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions. So transcription unit के तीन regions रहते हैं, एक promoter होता है, the structural gene, the terminator. ठीक, so there is convention. So एक convention है in defining the two strands of DNA in the structural gene of transcription unit. So since the two strands has opposite polarity and the DNA dependent, so DNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction, that is 5 to 3. The strand that has polarity 3 to 5 act as template. अब जो RNA polymerase है, यहाँ पे RNA polymerase यूज होगा, वह DNA था, तो DNA को रीड करके RNA polymerase RNA बनाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज का भी पोलैरिटी सेम है, जो कि 5 से 3 डैश डायरेक्शन में होती है, इसीलिए वो उसी स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानेगा जिसकी पोलैरिटी 3 से 5 है, एंड इज ऑल्सो रेफर टू एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। द अदर स्ट्रैंड, जो दूसरी स्ट्रैंड होगी जिसकी पोलैरिटी 5 से 3 होगी, द सीक्वेंस सेम एज आरएनए एक्सेप्ट थाइमीन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल is displayed during the transcription. So strangely, this strand which does not code for anything is referred to as coding strand. So strangely, so ऐसी स्ट्रैंड जो किसी के लिए कोड नहीं कर रही है उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। उसको कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो स्ट्रैंड आरएनए जो एमआरएनए बना है जिस स्ट्रैंड का, उसका बेस पेयर और जो दूसरी जो स्ट्रैंड है जो कोड नहीं की गई है उसका बेस पेयर क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, बाकी वो बिल्कुल सेम होता है, इसलिए उसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो ऊपर वाली स्ट्रैंड होती है वो नॉन कोडिंग होती है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, ऊपर वाली टेम्पलेट नीचे वाली कोडिंग। देखो इसकी पोलैरिटी 3 से 5 है, इसकी 5 से 3 है, तो ये जो 3 से 5 वाली जो है ये कौन सी स्ट्रैंड होती है, टेम्पलेट, और नीचे वाली कौन सी होती है, कोडिंग, जबकि कोड नहीं करती है, बट ये जो आरएनए बनता है नया वाला ये इसके जैसी होती है, इसलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड और इसको बोलते हैं एंटी सेंस। Okay, so all the reference point while defining a transcription unit is made with coding strand. To explain the point, a hypothetical sequence from a transcription unit is represented below. एक देखो एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। सो यू कैन राइट द सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अबो। सो आरएनए की सीक्वेंस क्या होगी, सेम कोडिंग स्ट्रैंड जैसी होगी, बस टी की जगह यू लग जाएगा। ठीक, टी की जगह यू कर देना, आगे सेम इसके जैसी होगी। ओके, सो देखो ये वाला जो रीजन है ये प्रमोटर रीजन है, इतना ये स्ट्रक्चरल जीन है, और ये टेम्पलेट वाला स्ट्रैंड ऑब्वियसली टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये जो ये टर्मिनेटर रीजन, और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये सिर्फ ट्रांसक्राइब होता है, ये कोडिंग स्ट्रैंड नीचे वाली। ठीक, द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक, आगे प्रमोटर होता है, पीछे टर्मिनेटर होता है, बीच में होती है स्ट्रक्चरल जीन। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5' एंड, जो प्रमोटर जो रहता है वो 5' एंड की तरफ लोकेटेड रहता है, अपस्ट्रीम
of the structural gene. The reference is made with respect to the polarity of coding strand. जो coding strand है उसके polarity के साथ उसका reference होता है 5' end, ये वाला. तो जो कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में हम सब बात करेंगे. जो कोडिंग स्ट्रैंड का 5' एंड है वहाँ प्रमोटर रीजन होता है अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ. ठीक है, ये जो साइड है ये अपस्ट्रीम है, ये जो साइड है ये डाउनस्ट्रीम है. ओके, सो इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज. सो एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस है वो जो कि क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज. एंड it is the presence of promoter in the transcription unit that also defines the template and coding strands. So ये define करेगा template और coding strands को by switching its position with terminator. जब उसकी position को switch किया जाएगा terminator के, ये definition of coding strand and template strands could be reversed. फिर coding strand और template strand की definition reverse हो जाएगी. ओके, फिर आता है टर्मिनेटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स 3' एंड, डाउनस्ट्रीम लोकेटेड होता है ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड एंड इज यूजुअली जो है डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. सो ये क्या करवाता है, एंड करवाता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को. सो देयर आर एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस. यहाँ पे जो है कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती है दैट माइट बी प्रेजेंट फर्दर अपस्ट्रीम, जो ऊपर साइड प्रेजेंट होती है, और कुछ डाउनस्ट्रीम भी प्रेजेंट होती है टू द प्रमोटर. Some of the properties of this sequences shall be discussed while dealing regulations of gene expression. जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन जब पढ़ेंगे तब उसको हम डिटेल में कवर करेंगे. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन. अब बताइए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन. जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. सो जीन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है. दो देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए, इट इज डिफिकल्ट टू लिटरली डिफाइन ए जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस. जीन को डीएनए के सीक्वेंस के टर्म्स में डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है. द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइन ए जीन. सो ऐसा एक डीएनए सीक्वेंस है जो कि कोड करेगा किसके लिए, टीआरएनए के लिए, फिर आरआरएनए मॉलिक्यूल के लिए, वो भी क्या कहलाएगा, जीन कहलाएगा. So however, by defining a cistron, a segment of DNA coding for a polypeptide, the structural gene in a transcription unit could be said to as monocistronic, mostly in eukaryotes, or polycistronic, mostly in bacteria and prokaryotes. So in eukaryotes, the monocistronic structural genes have interrupted coding sequences. The genes in eukaryotes are split. The coding sequences or expressed sequences are defined as exons. Exons are said to be those sequences that appear in mature or processed RNA. The exons are interrupted by introns. Introns or intervening sequences do not appear in mature processed RNA. The split gene arrangement further complicates the definition of gene in terms of DNA segment. ठीक, मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, इसको पढ़ते हैं. देखो ये रहा एक जीन, ये डीएनए का एक सेगमेंट है. ओके, तो इसका जो डीएनए का जो सेगमेंट है ये कोड कर रहा है फॉर प्रोटीन, कोड्स फॉर प्रोटीन. सो इस सेगमेंट को क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन. सिस्ट्रॉन बोलेंगे क्योंकि ये कोड कर रहा है प्रोटीन के लिए. ओके, अब हमने जो देखा था, जो स्ट्रक्चरल यूनिट था जो ट्रांसक्राइब हो रहा था, तो ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट जो है जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जो एमआरएनए में बदल रहा है, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, चलो पहले प्रोकैरियोट्स का लेते हैं. प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक जो ये जीन होता है, मतलब सॉरी एक जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, इस स्ट्रक्चरल यूनिट में होते हैं कुछ जीन्स. ओके, देखो यहाँ पे लिखा है द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक, जो कि यूकैरियोट्स में होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है. ओके, सो अब हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे. प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक. इट मीन्स इसमें मल्टीपल रीजन्स रहते हैं, मल्टीपल जीन्स
मल्टीपल जीन्स या मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स जो कि क्या करेंगे, कोड करेंगे फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए कोड करने वाले मल्टीपल जीन्स या सिस्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें होते हैं, प्रोकैरियोट्स में, इसलिए इसको बोला जाता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। ठीक, लेकिन अब जैसे हम बात करते हैं यूकैरियोट की, तो एक ये रहा स्ट्रक्चरल यूनिट यूकैरियोट्स। तो ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, ये पूरा स्ट्रक्चरल यूनिट एक ही जीन या सिस्ट्रॉन है जो कोड करेगा प्रोटीन के लिए। एक ही जीन या सिस्ट्रॉन है, इसलिए इसको बोला जाता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब क्या होता है जब एमआरएनए बनता है, ठीक, ये बना पूरा एमआरएनए। सो ये एमआरएनए बना तो इसने कुछ ऐसे रीजन्स भी ट्रांसक्राइब कर दिए हैं जो प्रोटीन नहीं बनाते, तो अब उन रीजन्स की हमें ज़रूरत नहीं है। मान के चलो इतना रीजन, फिर इतना रीजन, फिर इतना रीजन। ये वाला जो रीजन है ये इंट्रॉन, ये है एक्सॉन, ये है इंट्रॉन। इंट्रॉन मतलब, एक्सॉन मतलब, और फिर इंट्रॉन मतलब नॉन कोडिंग, सॉरी, इंट्रॉन रीजन्स कौन से होते हैं, नॉन कोडिंग। एक्सॉन्स वाले होते हैं कोडिंग। ठीक, तो ये जो नॉन कोडिंग रीजन्स है उनको स्प्लाइस किया जाएगा, हटाया जाएगा, तो इसमें से हटाया जाएगा, इसको यहाँ कट किया जाएगा, तो सिर्फ ये एक्सॉन वाला रीजन ही बचेगा जो कि आगे जाकर के क्या करेगा, ट्रांसलेट। ओके, इसको क्या बोलते हैं, एमआरएनए स्प्लाइसिंग। ओके, तो यही वो सब एक्सॉन्स इंट्रॉन्स है। Inheritance of a character is also affected by promoter and regulatory sequences of a structural gene. Hence, sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes. So, जो regulatory sequences होते हैं उनको क्या बोला जाता है, regulatory genes बोला जाता है, even though the sequences do not code for any RNA or protein. So, types of RNA and process of transcription. different types से RNA के और transcription का process. इन बैक्टीरिया देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएज। सो बैक्टीरिया के अंदर जो है 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएज होते हैं, जैसे एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। ऑल 3 आरएनएज आर नीड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। ये तीनों आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए चाहिए होते हैं। इसके आगे हम और अच्छे से फंक्शन देखेंगे और स्ट्रक्चर भी। टी एमआरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट। सो एमआरएनए क्या प्रोवाइड करेगा, टेम्पलेट। टीआरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड्स को लाएगा और and reads the genetic code, and rRNA जो है plays a structural and catalytic role during translation के टाइम rRNA structural catalytic role play करेगा। There is a single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all types of RNA in bacteria. So बैक्टीरिया में एक ही तरह का RNA polymerase रहता है जो तीनों RNA को बनाता है। So RNA polymerase binds to promoter and initiates transcription, जो कि initiation process है। So RNA polymerase ये promoter के साथ बाइंड करके जो है ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एज अ सबस्ट्रेट। ये भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को सबस्ट्रेट करेगा, यूज करेगा। एंड पॉलीमराइजेस इन टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में पॉलीमराइज करेगा, फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। So it somehow also facilitates opening of helix and continuous elongation. Only a short stretch of RNA remains bound to the enzyme. Once the polymerases reach the terminator region, the nascent RNA falls off. So also the RNA polymerase. This results in termination of the transcription. Okay. So इस प्रोसेस को पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ये रहा DNA डबल हेलिक्स। सबसे पहले कौन बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड किया प्रमोटर रीजन से। उसके बाद आया एक सिग्मा फैक्टर जाके आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड किया। फिर इससे इनिशिएट हुआ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होते टाइम क्या हुआ, ये जो दो डीएनए जो थे, ये दोनों डीएनए खुल गए। इन दोनों डीएनए के जो फेस थे ये खुल गए और आरएनए पॉलीमरेज जो है एक ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर जो है आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करते करते वो आगे बढ़ता गया। फिर जैसे ही उसको टर्मिनेटर मिला, मतलब जैसे ही इलॉन्गेशन स्टार्ट हुआ, इनिशिएशन कंप्लीट हुआ, इलॉन्गेशन स्टार्ट हुआ, ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से निकल गया।
फिर जो है ये जैसे उसको टर्मिनेटर सीक्वेंस या टर्मिनेटर रीजन मिला, तो एक रो फैक्टर, एक जो होता है एक रो फैक्टर आके आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड किया, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज निकल गया और जो ये एमआरएनए है ये एमआरएनए भी वहाँ से डिटैच हो गया। ओके, सो ये उसका प्रोसेस था। इसमें और भी जो है एंजाइम्स वगैरह यूज़ होते हैं, उसको हम डिटेल में आगे आगे जब मैं पढ़ाऊँगी डिटेल में तब उसको पता चलेगा। ओके, an intriguing question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all the three steps? So RNA polymerase अकेला ही कैसे कर रहा है, which are initiation, elongation and termination. The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. सिर्फ RNA polymerase जो है वो elongation ही कर पाता है. So it associates transiently with initiation factor and termination factor to initiate and terminate the transcription respectively. Association with these factors alter the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate. So दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा होता है, दूसरा होता है टर्मिनेशन फैक्टर रो होता है. तो ये क्या करवाता है, इनिशिएट करवाता है और टर्मिनेट करवाता है ट्रांसक्रिप्शन को. ठीक है. So in bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation take place in the same compartment, so bacteria के अंदर क्या होता है, transcription और translation takes place in same compartment. There is no separation of cytoplasm and nucleus in bacteria. So many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. सो एमआरएनए फुल्ली ट्रांसक्राइब होने से पहले ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर. सो कंसिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड. सो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है कपल्ड होते हैं बैक्टीरिया के अंदर. इन यूकैरियोट्स देयर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़. दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है. एक होता है देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज. यूकैरियोट्स में क्या होता है, 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर. So in addition to the RNA polymerase found in organelles, there is a clear-cut division of labor. मतलब तीनों RNA polymerase 3 डिफरेंट RNAs बनाते हैं. जैसे RNA polymerase 1 जो है RNAs बनाएगा, फिर जो कि है 20S, 18S एंड 5.S. Whereas the RNA polymerase 3 जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA और 5S RNA एंड SNRNA जो कि स्मॉल न्यूक्लियर RNAs होते हैं. द RNA polymerase 2 जो है वो किसको ट्रांसक्राइब करेगा, प्रीकर्सर ऑफ mRNA, दी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, HNRNA. ठीक, ये वाला दिस इज कैपिंग. चलो इसको आगे पढ़ लेंगे. द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी, सो दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन बोथ एक्सॉन्स एंड द इंट्रॉन्स. जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट रहता है उसके अंदर क्या होता है, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं, आर नॉन फंक्शनल. सो हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस स्प्लाइसिंग वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डिफाइनेट ऑर्डर. फाइंड ऑर्डर जो हमने ऊपर मैंने जो बताया था एक्सॉन्स इंट्रॉन्स, बस ये वही है. So HNRNA undergoes additional processing called as capping, tailing. In capping and unusual nucleotide. So in capping an unusual nucleotide जो कि होता है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट is added to the 5' end of HNRNA. In tailing, the adenylate residues 200 से 300 are added at 3' end in the template independent manner. It is fully processed HNRNA, now called as mRNA, that is transported out of the nucleus for translation. अब यूकैरियोट्स में क्या होता है ना, कुछ एडिशनल प्रोसेसिंग होती है. इन एडिशनल प्रोसेसिंग को बोला जाता है 5' कैपिंग और 3' टेलिंग. ठीक है, और स्प्लाइसिंग. ओके, सो जो आरएनए जो पहले बनता है, मतलब आरएनए जैसे ट्रांसक्राइब हुआ तो जो आरएनए बना जिसके अंदर इंट्रॉन्स एक्सॉन्स है ना, जिसका कैपिंग हुआ है ना टेलिंग, उसको क्या बोला जाता है, HNRNA बोला जाता है. ठीक है, HNRNA बोला जाता है. फिर ये HNRNA में क्या होता है, कैप जुड़ता है. ये मिथाइल गुआनोसिन का जो है कैप जुड़ता है, दैट इज मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. 5' पर इसका कैप जुड़ता है जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है इसको, ताकि वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सके ट्रांसलेशन के लिए, उसके लिए उसको प्रोटेक्ट करता है. कैप जुड़ा, उसके बाद क्या जुड़ता है, पॉली ए टेल, मतलब उसके 3' पे ढेर सारे ए लग जाते हैं. तो ये पॉली ए टेल ये भी क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, उसके बाद ये जो एक्सॉन्स है,
एक्सॉन्स रहते हैं और इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स हटा दिए जाते हैं, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है। तो ये जो आरएनए जो बना, जिसके ऊपर कैप है, जिसके ऊपर ए टेल है और जिसके इंट्रॉन्स भी हटा दिए हैं, फिर इसको बोला जाता है एमआरएनए। ठीक, पहले उसको बोला जाता है एचएनआरएनए जिसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं हुई है, फिर उसके बाद उसको एमआरएनए बोला जाता है जो एडिट हो जाता है। इसमें शायद एंजाइम्स के भी नेम्स दिए, नहीं एंजाइम्स के नाम नहीं दिए। The significance of such complexities is now beginning to be understood. The split gene arrangements represent probably an ancient feature of the genome. The presence of introns is reminiscent of antiquity. So introns का presence क्या है, ये पहले से जो क्या बोल सकते हैं उसको, पहले जो सीक्वेंस हो, मतलब जो एंसेस्टर्स है उनका जो डीएनए सीक्वेंस है ये वो है। The process of splicing represents the dominance of RNA world. In recent times, the understanding of RNA and RNA-dependent processes in living systems has assumed more importance. फिर आते हैं जेनेटिक कोड। कितने बचा और 18। ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसको जो है हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लंबे चैप्टर्स है और इसको अगर हम लोग मतलब एक साथ पूरा पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए हम उसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज के पार्ट्स में बस इतना ही, बाकी का जो बचा है वो हम कल के पार्ट में इसको कवर करेंगे। कल जल्दी हो जाएगा क्योंकि कल बस वो प्रोटीन वाला है और मतलब ये जेनेटिक कोड, प्रोटीन और हाँ बस इतना ही है कुछ पार्ट। हाँ ये ओपेरॉन सिस्टम है, इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बस इतना ही पार्ट है, तो इसको कल पढ़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। ओके, सो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए, ठीक है। थैंक यू।